हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को ना सिर्फ आसान एक्सप्लेनेशन मिलती है टॉपिक्स की, बल्कि आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि आपने किस तरह से पेपर में जो है वो लिख के आना है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने सभी बुक्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम भी ऑलमोस्ट बता दी है कि आप कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करके आने हैं आपने, मतलब पेपर के लिए तैयार करने हैं आपने। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसआर लैचेस पे है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट हमारा जो इससे पिछला हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको सीक्वेंशियल सर्किट्स का बताया था कि हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स के नाम से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, उनका कॉम्बिनेशनल सर्किट से क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ लास्ट लेक्चर का। ये देखें, ये हमारा लास्ट लेक्चर था कॉम्बिनेशनल सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट्स पे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था अगर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हों तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इनपुट और एक आउटपुट होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें इनपुट्स हमारी जो हैं वो यहाँ पे ये देखें आपको दो नज़र आ रहे हैं टर्मिनल, और आउटपुट पे एक नज़र आ रही है। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी ने हम लोगों को कहा दो इनपुट्स हैं, लिखा यहाँ पे आउटपुट हुआ है। यहाँ पे आउटपुट इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट जो आउटपुट होती है हमारी यहाँ पे वो भी एज अ इनपुट जो है वो काम करती है। किस तरह से काम करती है कि हम लोगों ने पीछे अगर फ़र्ज़ करो कोई भी हम लोगों ने अभी अभी कोई काम किया है, ठीक है, उसकी आउटपुट हमें कुछ मिली थी, ठीक है, तो वही आउटपुट अब आगे वाला जो हमने काम करना है उसके अंदर हमने वो आउटपुट एंटर करवानी है, ठीक है। तो ये देखें एक इनपुट, ठीक है, इनपुट तो हमने अगली देनी ही देनी है, लेकिन पीछे जो काम किया उसकी आउटपुट भी इसके अंदर जो है वो स्टोर होती है, यानी मेमोरी के तौर पे स्टोर होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट होता है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के लिए जो है आपको करने चाहिए, ठीक है। इसी में सबसे पहला हमारा जो था एसआर लैचेस, ये मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी कि हमारे पास एसआर लैचेस जो हैं वो उनको नैंड गेट से या नोर गेट से हम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक ही फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये एसआर लैचेस हैं। पहले हमें एसआर लैचेस समझने हैं, उसके बाद हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एसआर लैचेस नैंड गेट से हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं और नोर गेट से कैसे डिज़ाइन करते हैं, आज की वीडियो हमारी जो है वो सारी इसी के अबाउट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, एसआर लैचेस की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है ना वो एसआर लैच के लिए हमें एक डायग्राम बनानी है, इसकी सर्किट डिज़ाइन करना है। तो आपके सामने आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, मैं आपको ना ये जूम करके भी दिखा देती हूँ थोड़ा। जिस डायग्राम की मैं आपको ना दो डायग्राम नज़र आ रही है, देखिए ये एक एंड गेट की नज़र आ रही है और एक आपको नज़र आ रही है ये बनी हुई है नोर गेट से बन के। ये देखें ये नैंड गेट से मिलके बनी हुई है और ये वाली हमारी जो है ना ये नोर गेट का सिंबल होता है। नोर गेट्स और एंड गेट के सिंबल क्या होते हैं ये भी मैं इन पे भी आपको एक वीडियो जो है वो कंप्लीट बनाया हुआ मैंने। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास नैंड गेट का सिंबल होता है और ये हमारे पास नोर गेट का सिंबल होता है, ठीक है। और इनके ट्रुथ टेबल भी मैंने आपको करवाए थे कि नैंड गेट में क्या होता है कि हमारे पास जब भी नैंड गेट, ये देखिए ये नैंड गेट की है, ठीक है, आउटपुट इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या देखें अगर हम लोग क्या करते हैं 0 0 देते हैं तो आउटपुट पे 1, यानी एक भी 0, देखो इसमें एक 0 है, एटलीस्ट एक 0 है तो आउटपुट पे हमें नैंड में 1 मिला। यहाँ पे देखें एटलीस्ट हमारे पास एक 0 है तो आउटपुट पे हमें 1 मिला। यहाँ पे भी देखें एक 0 था तो आउटपुट पे 1 मिला। ये दोनों ही 1 1 थे, इसमें कोई 0 नहीं था तो आउटपुट पे फिर हमें जाके 0 मिला है, ठीक है। नैंड गेट किस तरह से होता है, देखिए नैंड गेट का हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इनपुट्स जो थी a डॉट b, यानी कि हमारे पास a डॉट b क्या है 0 डॉट 0, तो आउटपुट क्या आती है हमारी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 का मतलब होता है 0। लेकिन हम लोगों ने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है क्योंकि इसके आगे हमने नैंड गेट की बात करें, मैंड की बात नहीं करें। नैंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्ट ले लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट्स का मल्टीप्लाई किया, आगे नोट गेट लगा के उसको उल्टा दिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, लेकिन नैंड गेट है तो वो 0 की जगह पे 1 देगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर अगेन 0, लेकिन नैंड की वजह से वो 1 आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता है नैंड में। 1 0 0, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की वजह से 1 आ गया। उसके बाद 1 1 1 होता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट की वजह से 0 आ गया। ये टेबल आपको याद रखना है। नोर का भी देखें, नैंड में क्या फ़र्क है, नैंड और नोर में देखें यहाँ पे इसी तरह इसका सिंबल भी देख लें, आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस करते हैं हम, प्लस करके इसको आगे हम लोगों ने क्या करना है नोट गेट लगा के उसको इन्वर्ट कर देना अपनी आउटपुट को। यहाँ पे देखिए इसमें था नैंड गेट में था एटलीस्ट एक हमारी इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट पे हमें 1 मिलता है, लेकिन नोर गेट में इसका उलट है कि अगर एटलीस्ट एक इनपुट हमारी 1 हो तो आउटपुट पे 0 मिलता है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, लैचेस में बहुत ज़्यादा ये काम आनी है। यहाँ पे आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है कि हम लोग जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हम इजीली ये टेबल लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नैंड गेट से जब भी आपने एसआर लैच जो है वो डिज़ाइन करना है या फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, ये आगे जाके आपको समझ आएंगी बातें, ठीक है, जब भी डिज़ाइन करना है हमें ये याद रखना है, जब भी नैंड गेट से करना है तो नैंड गेट का काम ही ये होता है कि अगर एक भी इनपुट हमने 0 दे दी तो वो आउटपुट में हमें 1 देगा। और नॉर गेट में क्या है जी, इसमें यह है कि अगर एक भी इनपुट हमारी 1 हो गई तो नॉर गेट ने क्या करना है, आउटपुट पे हमें 0 देनी है, ठीक है। जब तक हमारी दोनों 0 0 नहीं होंगी नॉर गेट हमें 1 नहीं देगा, और जब तक हमारे दोनों 1 1 नहीं होंगे नैंड गेट हमें 0 नहीं देगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ। मैंने आपसे कहा था मैं आपको डायग्राम जो है वो जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास नैंड गेट की बनी है, ये नॉर गेट की। पहले हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की जी। तो ये देखें, जूम करके मैंने आपको एक दफ़ा दिखा दिया, फिर हम लोग इसको जो है ना वो नॉर्मल कर लेते हैं। मैं जूम करके दिखाई इस वजह से कि आप लोग एक दफ़ा इसको समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हम लोग इससे ट्रुथ टेबल, बेसिकली ये तो आप लोगों को याद ही रखना है कि इसको इसी तरह से डिज़ाइन करना है। ट्रुथ टेबल वगैरह इसकी जो होती है ना वो हम लोगों को जो है वो इसके अकॉर्डिंग लिखनी होती है, ठीक है, कि हम लोग कैसी कैसी इनपुट्स देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी जो है वो ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना होता है। ये देखें, यहाँ पे 2 एंड गेट्स लगे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट एसआर लैच कर रहे हैं तो इनपुट में एक एस देंगे और एक आर देंगे। एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। ये क्या होते हैं आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एक इनपुट हमने एस की दे दी, दूसरी हमने किसकी दे दी, आर की दे दी, ठीक है। और हमने क्या किया, देखिए यहाँ से आपको पता है हम लोग जो भी इनपुट देते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है। ये आउटपुट हमारी जो होगी वही आउटपुट हमारी फीडबैक के तौर पे यहाँ आके इसकी इनपुट में जानी है, और यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो इसकी आउटपुट कनेक्टेड है इसकी इनपुट के साथ। ऐसा क्यों है, अगेन कि हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट्स कर रहे हैं, और सिक्वेंशियल सर्किट्स में आपको पता है कि प्रेजेंट आउटपुट जो होती है हमारी वही हमारी अगले वाले की इनपुट में जाती है, और इसकी आउटपुट जो होगी वो इसकी इनपुट में चली जाएगी। अब आई होप सो कि आपको सिक्वेंशियल सर्किट्स की समझ आ गई होगी। क्या अब हम लोग जो है वो प्रॉपर अपना स्टार्ट करते हैं एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स जी। तो देखिए यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि मैंने आपको ये वाली जूम करके दिखाई, तो सेम बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने ये भी बनाई हुई है। इसमें फ़र्क क्या है दोनों डायग्राम में, सिर्फ ये है कि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये डी की शक्ल का, और ये और गेट का सिंबल, नोर गेट का सिंबल होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने नोर गेट यूज़ करने हैं इस केस में। ओके, क्लियर हो रही है बात कि यहाँ पे हम लोगों ने नैंड गेट यूज़ किए हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने नोर गेट यूज़ किए हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, नैंड गेट और नोर गेट अगर बिल्कुल सेम है तो हम लोगों ने इनको अलग अलग से क्यों मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाए हैं, इन सब के क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट तक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग, ये देखें यहाँ पे, अब आपको पता है हमने हमारे पास इनपुट्स कितनी है अभी फिलहाल, एस और आर 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। आपने हमेशा क्या करना है कि जब भी नैंड गेट आप लोग डिज़ाइन करो, जब भी नैंड गेट से आप लोग ऐसा लैच डिज़ाइन करो तो आपने ये याद रखना है कि एस के कोरस्पॉन्ड हमेशा क्यू होगा और आर के कोरस्पॉन्ड हमेशा क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। यही डिफरेंस है मेन किसमें, एंड नैंड गेट से डिज़ाइन करने और नोर गेट से डिज़ाइन करने में, कि एस के कोरस्पॉन्ड हमेशा क्यू होगा अगर हम लोग नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नोर गेट यूज़ कर रहे हैं ना तो एस के कोरस्पॉन्ड हमेशा क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, क्यू नहीं होगा, ठीक है। इसका क्यू नीचे चला जाएगा आर के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से इन दोनों के जो टेबल है ना, ट्रुथ टेबल्स, वो चेंज हो जाते हैं। अब कैसे चेंज होते हैं, ये जैसे हम लोगों ने क्यू के साथ क्यू कॉम्प्लीमेंट चेंज कर दिया, यानी जैसे यहाँ पे एस के कोरस्पॉन्ड क्यू था, यहाँ पे एस के कोरस्पॉन्ड क्यू कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे आर के कोरस्पॉन्ड क्यू कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आर के कोरस्पॉन्ड क्यू है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इनको इन्वर्ट कर दिया ना, ठीक है, इसी तरह हमारे टेबल में भी कुछ एक की समझ आ गई तो दूसरे को इन्वर्ट करके लिखना होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले हम लोग जो है वो नैंड गेट स्टार्ट करते हैं। तो चलें आए हम लोग क्या करें सबसे पहले, अब देखिए 2 इनपुट्स है हमारी एस और आर, तो हमारे पास सीक्वेंसेस कितने बनेंगे, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि सीक्वेंस जो हम लोगों ने नंबरिंग नीचे को कितने लिखने हैं वो हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होगी, यानी 2 की पावर में हमने नंबर ऑफ इनपुट्स लिखनी होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास सिर्फ 2 हैं, एस और आर, तो नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, तो 2 की पावर में 2 यानी 2 की पावर में 2 लिख के देखो तो आंसर क्या आएगा हमारा 4। तो हम लोग 4 सीक्वेंसेस लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। पहला सीक्वेंस आपको पता है क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो है ना, यहाँ पे मैं आपको लेड पेंसिल यूज़ करके सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो।
यानी जो है वो अगर बायरो से करवाती तो बार बार उसको रिमूव नहीं किया जा सकता था, ठीक है, और जो है वो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी कि आपको समझ ना आते, कॉम्प्लेक्स हो जाता हमारा जो है वो सर्किट या डायग्राम। यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, एस और आर दोनों की वैल्यूज़ रखनी है पहले 0 0। ये देखें इसकी भी मैंने एस की भी वैल्यू रखी पहले 0, आर की वैल्यू भी क्या रखी मैंने 0 रखी, ठीक है। जब मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ को रख लिया 0, तो अब क्या होगा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अब आपको यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, ये हम लोग नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। तो नैंड गेट में अभी आपको मैंने एक बात बताई थी जो मैंने कहा था याद रखिएगा हमेशा, कि नैंड गेट क्या करता है, पीछे अगर एक भी 0 है तो इसने आउटपुट पे क्या देना है 1 देना है, पीछे कोई एक भी 0 है आउटपुट पे 1, पीछे एक भी 0 है आउटपुट पे 1, लेकिन पीछे कोई 0 ना हो तभी ये सिर्फ क्या देता है, आउटपुट पे 0 देता है। हमें अब इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे इसमें क्या जाएगा, एक 0 आ गया तो नैंड गेट ने क्या करना है, आउटपुट पे हमें 1 दे देना है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस, 0 आ गया तो आउटपुट पे हम लोगों को क्या मिल जाना है, 1 मिल जाना है। हमारा कंसर्न नहीं है इसके साथ, अब हम लोगों को इसको नहीं देखना, क्योंकि नैंड गेट का काम ही ये, एक भी 0 है कम से कम तो आउटपुट पे 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्यू की वैल्यू भी 1 आ गई, क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी आ गई 1। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और वो वही रहे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लें, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो Q और Q कॉम्प्लीमेंट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये तो हमारी बात जो है ये गलत हो गई, ठीक है। Q और Q कॉम्प्लीमेंट तो एक जैसे हो नहीं सकते, तो हम लोग इस स्टेट को, इस कंडीशन को लिखते हैं इनवैलिड। क्या लिखते हैं? इनवैलिड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आए आप लोग, हम लोग अब अपनी अगली स्टेट देखते हैं। इनवैलिड तो हो गई हमारी, है ना जी। तो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस देखें वो क्या है, 0 और 1, यानी S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1। तो अब मैं क्या करती हूँ, S की वैल्यू तो मेरी 0 ही रहेगी, ठीक है, S की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, लेकिन R की वैल्यू इस केस में मेरे पास क्या हो गई है, 1, ठीक है। तो 1 है अगर, तो 1 का मैं नहीं बता सकती कि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 1 है अगर तो ये दूसरी डिसाइड करेगी कि यहाँ पे क्या आना है। अगर दूसरी 0 होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा, लेकिन अगर दूसरी 1 हो गई तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जब R हमारा 1 हो और S हमारा 0 हो, उस केस में हम लोग जो है वो नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन S 0 है, यहाँ पे तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जब 1 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू आ गई 1। अब ये मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी, फीडबैक का रोल। अब यहाँ पे ये फीडबैक का रोल जो है वो प्ले होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, हम लोग फीडबैक के तौर पे ये 1 जो है यहाँ पे आउटपुट पे जो आया, यही 1 यहाँ से ट्रांसफर होके इसकी इनपुट में आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया 1, ये भी 1 था, ठीक है, और ये भी 1 1 1। अब ये भी मैंने आपको बताया था, जब 1 1 दोनों 1 1 हो जाते तो नैंड गेट उनको 0 कर देता है। तो अब देखें, Q की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई थी, Q कॉम्प्लीमेंट की क्या आ गई, 0, ठीक है। तो ये देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 होगा, अगर ये 0 है तो उसका सिंपल जो है वो 1 होगा, ठीक है। या यहाँ 0 होता तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाना, तो वो आगे वाले केस में क्लियर हो जाएगा। अब देखें, ये तो हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे 0 लिखना है या 1 लिखना है, क्योंकि हमारे पास तो 2 वैल्यूज़ आ गई। तो आपने हमेशा जो है ना वो ये चीज़ देखनी होती है कि Q की वैल्यू क्या आई है, हम लोगों ने वो यहाँ पे लिखनी होती है। Q की वैल्यू हमारी इस केस में क्या आई है, 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास अगला क्या है केस, अगला सीक्वेंस है 1 0 का, यानी S की वैल्यू हमने 1 रखनी है और R की वैल्यू रखनी है 0 जी। तो लिखें, S की वैल्यू हमारी इस केस में क्या है, 1 है, और R की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, ठीक है। S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0, तो ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखें, अब 0 है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा, अब ये वाला 1 जो है यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, 1 और 1, तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। और ये तो हमें यहाँ पे 1 मिला हुआ था तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो हमने अगेन क्या लिखना है, जो Q की वैल्यू होगी, Q की वैल्यू 0 आई है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 मिल गई हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट वाला रह गया है, वो क्या है, दोनों ही 1 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, ठीक है, ये देखिए ये मैं 1 लिख दूँ, तो अभी इस केस में तो मैं बता ही नहीं सकती, ठीक है। इस केस में तो हम लोग बता ही नहीं सकते यहाँ पे कि हम लोग जो है ये क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग नहीं ना बता सकते यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आया 0 लगाएं,
यहाँ पे 1 लगाएं, क्या क्या लगा के देखें जी, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 0 भी लगा के देखेंगे, यहाँ पे 1 भी लगा के देखेंगे कि हमारे आउटपुट्स जो हैं वो कैसे आती हैं। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, ये देखो आपको पता है ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है ये फीडबैक होके इसकी इनपुट में जा रही है। ऐसा ही है ना कि ये आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट है और इसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट है। ठीक है, क्योंकि यही तो सीक्वेंशियल सर्किट्स का काम है कि वो आउटपुट को इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट है। और एंड गेट क्या करता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, और नैंड गेट ये जो नोट लगा हुआ आगे बबल लगा हुआ उसका मतलब उसने उनको उल्टा देना है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट या बार। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं ना इसको क्या करती हूँ, थोड़ा डार्क करके लिखती हूँ, आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी। ये देखिए मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 1 के साथ मैंने क्या कर दिया, Q को मल्टीप्लाई कर दिया, Q को नहीं Q कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ये यहाँ से गया था Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, Q कॉम्प्लीमेंट को 1 के साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट को आपको पता है बार से भी शो करते हैं। ठीक है, मैं इसका क्या करती हूँ, डबल बार ले लूँ। क्यों डबल बार लिया, क्योंकि एंड गेट का काम था इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई करा दिया। इस नोट गेट का काम, ये बबल का काम था ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट दे देना। ठीक है, और आपको पता है जब डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है किसी चीज़ का तो उसको क्या कहते हैं, ये देखो जब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या रहती है, वही चीज़ रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट जो है इसका डबल बार होगा तो ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ Q। तो आउटपुट पे क्या मिला हमें, Q, तो वो ऑलरेडी Q ही तो था, Q इज इक्वल टू Q आ गया। अब यही Q यहाँ से शिफ्ट करके अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ, ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी अगर समझ नहीं भी आ रही तो थोड़ी देर बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यही Q अगर फीडबैक होके यहाँ पे इसकी इनपुट में आ गया तो यहाँ पे इसने अगेन क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, और इस नोट गेट का काम क्या है कि इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 से जब Q मल्टीप्लाई होगा तो Q ही आएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की वजह से यहाँ पे Q का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q का कॉम्प्लीमेंट ही तो पहले भी मौजूद था, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट जब यहाँ पे SR लैच के अंदर जब S की वैल्यू भी 1 हो और R की वैल्यू भी 1 हो, तब हमें आउटपुट पे जो प्रेजेंट आउटपुट पहले से पड़ी हुई होती है वही मिलती है, नया कुछ भी नहीं मिलता। यानी हमने अभी इनपुट क्या दी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो आउटपुट पहले पड़ी हुई है वही हमें आंसर में मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अगर हम लोगों ने नई जो इनपुट्स दी हैं वो दोनों 1 1 दे दें SR लैच पे, तो क्या होता है, SR लैच यूजिंग नैंड गेट की बात हो रही है कि जब भी हम लोग S और R दोनों की वैल्यूज 1 1 दे देते हैं तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आता, जो आउटपुट होती है वही रहती है। तो इसको हम बोलते हैं होल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, होल्ड स्टेट। अब मैं आपको डार्क करके ये टेबल बना के ज़रा दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह नॉर गेट की तरफ। ओके जी, तो ये देखें, ये यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल गया, इनवैलिड स्टेट पहली, जब 0 0 यहाँ पे दोनों 0 0 देंगे तो हमारे Q की वैल्यू क्या मिलेगी, इनवैलिड मिलेगी। यानी Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों जो हैं हम लोगों को वो क्या मिल जाएंगे, 1 1 मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 देंगे, देन हमारे पास आउटपुट Q की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी। ये तो सिंपल केस था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस था कि जब हम लोगों ने S की वैल्यू 1 दी, R की वैल्यू 0 दी, तब भी हमें Q की वैल्यू जो थी वो 0 मिल गई, तो हमने ये भी सिंपली लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास था कि अगर हम लोग S और R दोनों की वैल्यूज़ को 1 1 लिखें, देन उस केस में हमारे पास जो है वो जो प्रीवियस आउटपुट थी हमारी, जो पहले से आउटपुट पड़ी हुई थी, वही हमें आउटपुट जो है वो वापस मिलती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग S और R की वैल्यू 1 1 देते हैं तो स्टेट होल्ड रहती है, जो पहले स्टेट थी वही की वही रहती है। ठीक है, होल्ड हुई रहती है, रुकी रहती है, वही रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा SR लैच यूजिंग नैंड गेट्स। अब हम लोग चलते हैं SR लैच यूजिंग नॉर गेट की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे एंड गेट की जगह पे हम लोग नॉर गेट लगाएंगे। ठीक है, 2 ही नैंड गेट थे, 2 ही नॉर गेट लगा दिए, S और R 2 ही इनपुट्स हैं, तो इसमें भी सीक्वेंसेस 4 ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फ़र्क था वो ये था कि इसमें S के कॉरस्पॉन्ड Q होता है, इसमें S के कॉरस्पॉन्ड Q कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने सेम वही काम करना है जो सारा कुछ इसके लिए किया, वही काम हमने अगेन किसके लिए करना है, सारे का सारा दूसरे के लिए, यानी SR लैच यूजिंग नॉर गेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मैं S की वैल्यू 0 रखूँ और R की वैल्यू भी 0 रखूँ, फर्स्ट केस हमारा S की वैल्यू क्या रखूँ, 0 रखूँ
और आर की वैल्यू क्या रखूँ, वो भी 0 रखूँ, तो क्या होगा, देखो नोर गेट। अब नोर गेट की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, मैंने टेबल जब आपको दिखाया था शुरू में तो मैंने क्या बताया था, ये देखें कि नोर गेट का काम क्या होता है कि आउटपुट पे अगर एक भी 1 है तो ये सिंपली उसको 0 कर देता है। ठीक है, ये देखें पीछे इनपुट में एक भी 1 था कहीं पे भी तो आउटपुट पे हमें वो जीरोज मिले, पीछे अगर 1 नहीं है, पीछे दोनों 0 0 है, तब हमें सिर्फ 1 मिलता है। तो अब देखिए हमारे पास जो है पीछे क्या है, 0 0। तो इस केस में तो हम लोगों को आगे क्या होगा हमें पता ही नहीं है, क्योंकि पीछे अगर एक भी 1 होता तो हम लोग सिंपली आगे सीधा सीधा 1 लिख देते, सॉरी 0 लिख देते। अब यहाँ पे तो दोनों 0 0 हैं, तो अभी इस पे डिपेंड करेगा कि ये वाली क्या हम लोग देंगे कि आउटपुट पे हम लोगों को क्या मिले। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा ना इसके ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से Q हमारा फीडबैक के तौर पे यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये Q चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे Q था ना, तो ये Q फीडबैक होके यहाँ पे गया। अब और गेट का पहले देखते हैं, और गेट का काम होता है दोनों चीज़ों को प्लस कर देना, 0 + Q, और ये बबल का काम, नोट गेट का काम होता है इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। ठीक है, तो 0 में Q ऐड करो, किसी भी चीज़ में 0 ऐड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये Q का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। तो ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास Q का कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यही Q का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ये देखें, ये इसका इससे पता चल गया कि स्टेट हमारी होल्ड रहेगी, लेकिन हम लोग दूसरी भी चेक करते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए ये Q कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा Q कॉम्प्लीमेंट है। अगेन इसका काम क्या है, दोनों को ऐड करना, 0 + Q कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि सिंगल मतलब Q का Q ही रहेगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो Q का Q ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमारी पहली जो स्टेट है वो होल्ड रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। ओके, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ, 0 1 की तरफ, यानी S की वैल्यू अगर हम 0 रखें, R की वैल्यू 1 रखें, तब क्या होगा जी। तो देखिए नेक्स्ट हमारा, मैंने आपसे कहा कि हमारा अगला सीक्वेंस जो आ रहा है वो 0 और 1 है। ठीक है, S की वैल्यू 0 लिख दी मैंने, R की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1। और अगेन नोर गेट ने क्या करना है, हमारे पास आपको पता है नोर गेट का काम होता है अगर एक भी इनपुट में 1 आ गया हमारा, तो आउटपुट पे उसने 0 दे देना है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे एंड गेट में हमने क्या रखा था, याद है कि अगर एक भी इनपुट पे 0 था तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, इसमें एक भी इनपुट पे 1 तो आउटपुट पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 किसकी वैल्यू दी है हमने, R की वैल्यू 1 दी है ना। ठीक है, तो ये आउटपुट पे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्ट 0। अब आप लोग चाहो तो यहीं से इनपुट भी लिख सकते, आउटपुट लिख सकते हो, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, हमने ये भी तो चेक करना है ना कि ये इनवैलिड ही ना हो जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 ना आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 रखा, तो हम लोगों को क्या पता है कि नोर गेट में एक भी इनपुट हमारी 1 आ जाए तो आउटपुट पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ये 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 0 को यहाँ पे फीडबैक के तौर पे ये इधर जाएगा। ठीक है, इसकी इनपुट में जाएगा, तो यहाँ पे चला गया 0 0 0। ठीक है, तो देखें आप नोर गेट में 0 0 पे वो क्या देता है हमें, नोर गेट में अगर 0 0 हो तो आउटपुट पे 1 मिलता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आउटपुट पे 1। ठीक है, तो Q की वैल्यू 0, तो Q का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 ही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने क्या किया था, Q की वैल्यू को यहाँ पे लिखते थे, तो यहाँ पे भी हमने Q की वैल्यू को ही यहाँ पे लिखना है। ये ना कहना कि S के कोरिस्पॉन्ड अब तो Q बार आ रहा है तो हम लोग Q बार की जो वैल्यू आई है उसको आउटपुट में लिख दें टेबल में, ऐसा नहीं करना। हमने Q की वैल्यू को ही लिखना होता है। वो बस डिजाइनिंग में ऐसा होता है कि हम लोग Q कॉम्प्लीमेंट को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि वरना सर्किट हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो Q की हमारी वैल्यू इस केस में क्या आई है, 0 आई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि हमारा क्या है, 1 0 का। ठीक है, तो 1 किसकी वैल्यू है हमारे पास, 1 हमारे पास S की वैल्यू है, ये मैंने 1 लिख दिया। R की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये मैंने R की वैल्यू लिख दी 0। अब देखें अगेन हमने देखना है कि एक भी 1 है तो नोर गेट ने क्या करना है, आउटपुट पे हमें दे देना है 0। ठीक है, और ये 0 है, इसका हमें नहीं पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि हमें इसका नहीं पता, तो हम लोग यहाँ से ये फीडबैक 0 यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0। जब दो इनपुट्स 0 जा रही होती है ना हमारे पास नोर गेट के अंदर, तो अगेन हम लोगों को अभी मैंने आपको बताया था, जब 2 zeros होते हैं तो आउटपुट पे हम लोगों को क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इस केस में 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने तो इसी की वैल्यू को डिसाइड करना होता है, मतलब जो भी आती है ये वैल्यू वही यहाँ पे लिखनी होती है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा लास्ट केस रह गया कौन सा, 1 1 वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको भी 1 कर दूँ अगर, ठीक है, ये भी 1 था, ये भी 1 है। ठीक है, तो अब तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ अभी फिलहाल ऐसे ही कि
क्योंकि हाँ अगर एक भी सॉरी ये ठीक है, देखें 1 1 है तो आपको पता है नॉर गेट में 1 एक भी एटलीस्ट 1 हो तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट में हमारा सीधा सीधा 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, यानी Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी 0 आ गई और Q की वैल्यू भी 0 आ गई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि Q की वैल्यू भी 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट भी 0 हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो। 0 का कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यूज अलग अलग आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनवैलिड। अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है और वो हमारा ये है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये देखिए हमारे पास से यहाँ पे जब हम लोग नैंड गेट से SR लैच बना रहे थे तब हमारे पास 0 0 पे इनवैलिड कंडीशन आई थी। ठीक है, लेकिन और हमारे पास 1 1 पे होल्ड आया था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग नैंड गेट नॉर गेट से बना रहे थे तो उस केस में हमारे पास 0 0 पे होल्ड आ गई और 1 1 पे आ गई इनवैलिड, यानी ये इंटरचेंज हो गई हैं। इसी तरह सेंटर वाली दोनों को देखो आप, तो उसमें भी क्या चेंज है, कुछ 0 1 पे 1 था, 1 0 पे 0 था, तो यहाँ पे देखो 0 1 पे 0 है और 1 0 पे 1 है, यानी ये भी इंटरचेंज हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इनकी डिजाइनिंग ये Q और Q कॉम्प्लीमेंट की इनके कोरस्पॉन्डिंग, किसके कोरस्पॉन्डिंग कहाँ पे क्या लिखना है, यही हमारे टेबल की जो है वो पहचान है, या यही हमारे टेबल की जो है वो एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने इनको जो है वो माइंड में रखना है। यही यहाँ पे ही बच्चे जो है वो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब नॉर गेट से डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो S के कोरस्पॉन्ड Q ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो आप लोग करते हो। ठीक है, तो इसका आपने अपने माइंड में रखना है कि जब हम लोग नॉर गेट से डिज़ाइन करना है हमने SR लैच को, तो हमने क्या करना है, S के कोरस्पॉन्ड हमने Q कॉम्प्लीमेंट को ही रखना है, Q को नहीं रखना। ठीक है, लेकिन जब नैंड गेट से डिज़ाइन करें तब आपने S के कोरस्पॉन्डिंग Q को ही रखना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हमारे टेबल आए हैं। अब लास्ट चीज़ इसमें ये होती है कि हमारे पास क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इसमें पेपर में हम लोगों को किस तरह से पूछा जाता है। डिज़ाइनिंग तो हमने कर ली, टू टेबल भी लिख लिया, ठीक है, लेकिन अगर वो हमें ये कह दे कि इसकी थ्योरी भी लिखें, ठीक है, तो थ्योरी में हम लोग इसका क्या लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन। तो मैं आपको क्या करती हूँ, अपने नोट्स की जो पिक्चर है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ। आप लोग क्या करो कि उसको होल्ड रखना, यानी अपनी स्क्रीन को, और उसको जो है वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वहाँ से आप लोग लिख सकते हो थ्योरी इसकी SR लैच की। जी, तो ये देखेंगे आपके पास SR लैच की जो है वो कुछ थ्योरी लिखी हुई है। डायग्राम भी आपको दोनों नज़र आ रही है, एंड गेट से भी बनी, नैंड गेट से बनी हुई भी और नॉर गेट से बनी हुई भी। ठीक है, उसके बाद आपको थ्योरी नज़र आ रही है, आप यहाँ से जो है वो इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख लीजिएगा। अब आपको सारी जब समझ आ जाएगी तो थ्योरी भी आप लोगों के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये 1 बिट मेमोरी लैच की क्यों इसको कहा जाता है, ये भी मैंने शुरू में आपको, जब मैंने आप लोगों को सीक्वेंशियल सर्किट्स वाला पिछला टॉपिक करवाया था पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ लैच में 1 बिट मेमोरी स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी होती है। ये सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे थोड़ा सा पोर्शन और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो बाकी उसके बाद उतना लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक थ्योरी है, ये सारी आपने पढ़ लेनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिकली हम इस सारा क्या लिखा हुआ है, ये वही कुछ लिखा हुआ है जो कुछ मैंने आपको बोल के वीडियो को समझाते हुए, ठीक है, जो मैं बोल रही थी वही सब कुछ ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोग Q की वैल्यू ये दे देते हो, यानी S की वैल्यू ये दे देते हो, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू ये देनी है तो क्या होगा, एंड नैंड गेट में किसको किस में चेंज कर देना है, ये वो फलां फलां, हर चीज़ वही लिखी हुई है। आपने इसको आप चाहो तो अपने अल्फाज में, अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद ये क्लॉक क्या है, ये हम नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप्स वाला करेंगे उसके अंदर एक क्लॉक हम लोगों ने ट्रिगिंग पल्स देनी होती है, ये आप लोगों को वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि अब आप लोगों को इसका SR लैच यूजिंग नैंड गेट एंड यूजिंग नॉर गेट दोनों जो हैं वो सर्किट्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इनकी टेबल्स की भी आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए नहीं हैं, पुराने ही हैं तो फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।